नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर में मंदिर के सामने फेंका मांस। देर रात चांदपोल में जाट के कुएं के रास्ते पर स्थित निर्विकारेश्वर महादेव मंदिर के सामने अज्ञात लोगों द्वारा जानवर का मांस फेंका गया। सुबह जब स्थानीय लोगों ने यह देखा तो आक्रोश फैल गया और इलाके में तनाव फैल गया। सूचना मिलने पर नाहरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। जैसलमेर में ओरण गोचर भूमि बचाने को लेकर जनाक्रोश रैली। जैसलमेर में गड़ीसर तालाब से कलेक्ट्रेट तक बड़ी जनाक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली का मुख्य उद्देश्य ओरण और गोचर भूमि की सुरक्षा थी, जिसे ग्रामीण समाज पीढ़ियों से अपनी जीवन रेखा और धरोहर मानता आया है। रैली में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, साधु संत, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान और हजारों ग्रामीण नागरिक शामिल हुए। बता दें कि रैली सुबह 11 बजे गड़ीसर तालाब से शुरू हुई और कलेक्ट्रेट तक पहुंची। पुलिस प्रशासन ने रैली को देखते हुए शहर में यातायात डाइवर्ट कर दिया है और प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। सत्यदेव व्यास पार्क में हवन किया गया। किसान 30 तक जमा कराएं राशि, वरना होगी कानूनी कार्रवाई। भीलवाड़ा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड की ओर से मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एक मुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए अब केवल 5 दिन शेष बचे हैं। यह योजना 30 सितंबर को समाप्त होने जा रही है। बैंक के 1066 पात्र आर्णी किसानों पर 2,20,441 लाख रुपए का बकाया है। इसमें से 10,67,288 लाख रुपए किसानों की ओर से जमा कराए जाने हैं, जबकि 1,13,112 लाख रुपए की राशि राहत छूट के रूप में देय है। अब तक 360 किसान 354,07,000 रुपए जमा कर 377.63 लाख रुपए की राहत राशि का लाभ ले चुके हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की सीमाओं में बदलाव पर लगाई रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजधानी जयपुर स्थित नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की सीमाओं में बदलाव पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, मुख्य सचिव, वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक सहित अन्य से जवाब तलब किया। वहीं अभयारण्य की सीमाओं में बदलाव पर केंद्र सरकार और प्रधान मुख्य वन संरक्षक से विस्तृत हलफनामा मांगा है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने नाहरगढ़ वन एवं वन्य जीव सुरक्षा एवं सेवा समिति की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। जयपुर में अवैध निर्माणों पर चलेंगे बुलडोजर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर नगर निगम हेरिटेज को 4 दीवारी की सभी अवैध निर्माण 2 महीने के भीतर ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही पर भी कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिए है। अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। तब तक हेरिटेज विभाग को अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में जमा करनी होगी। कोर्ट ने खास तौर पर हवा महल जोन के उपायुक्त और अन्य संबंधित अधिकारियों की भी आलोचना की। अधिकारियों ने नियम तोड़ने वालों को फाइनल नोटिस जारी किया था, लेकिन इसके बाद 6 महीने से अधिक समय तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। राजस्थान के इस नेशनल हाईवे पर वाहनों की नई गति सीमा लागू। जयपुर दिल्ली, जयपुर आगरा व जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे से जुड़े मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे पर हादसों के बढ़ते ग्राफ को लेकर जयपुर जिला कलेक्टर डॉ जितेंद्र सोनी ने गति सीमा में संशोधन किया है। इसको लेकर जिला कलेक्टर ने अधिसूचना भी जारी की है, जो मनोहरपुर दौसा हाईवे के 4 लेन बनने तक प्रभावी रहेगी। जिला कलेक्टर ने वाहनों की गति सीमा में संशोधन करते हुए वाहनों की गति सीमा तय की है। अब मनोहरपुर दौसा हाईवे पर तय सीमा के बावजूद तेज गति से वाहन चलाने पर पुलिस चालान कार्रवाई करेगी। मिड डे मील को लेकर मदन दिलावर ने बच्चों से पूछा। ऐसा सवाल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बुधवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाड़गंज के उद्घाटन समारोह में बच्चों को दाल के साथ सब्जी देने का प्रश्न क्या पूछा। शिक्षा विभाग में भूचाल आ गया। बच्चों ने मिड डे मील में सब्जी आने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। इसके बाद गुरुवार को शिक्षा विभाग के अफसरों ने पड़ताल की तो सामने आया कि शहर की 295 स्कूलों में पिछले करीब 3 महीने से केवल दाल परोसी जा रही है, एक दिन भी सब्जी नहीं दी गई। राज्य सरकार ने मिड डे मील में 1 जुलाई से दाल के साथ एक सब्जी अनिवार्य की थी, लेकिन घोषाला के पास स्थित अदय चेतना ट्रस्ट के सेंट्रल किचन ने इस आदेश को धता बता दिया और हर रोज केवल दाल सप्लाई करता रहा। ताज्जुब की बात यह है कि इन 300 स्कूलों के शिक्षकों और बाबुओं तक ने इसकी शिकायत नहीं की। शिक्षा विभाग के अफसर भी चुप रहे। मंत्री के आने पर यह बड़ी खामी पकड़ में आ गई।
अगले 2 महीनों में मिल सकती है। कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नई टीम, प्रदेश कांग्रेस को जिलाध्यक्षों की नई टीम आगामी 2 माह में मिल सकती है। संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर लगाए गए 30 पर्यवेक्षकों को राष्ट्रीय महासचिव के सी वेणुगोपाल ने गुरुवार को जिलों का आवंटन कर दिया। एक पर्यवेक्षक को 3 जिले और अन्य को 2 से 1 जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब तक अन्य राज्यों में अभियान के तहत हुए चयन को देखा जाए तो जिलाध्यक्षों के चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। चयन में किसी नेता की नहीं चलेगी, सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर फीडबैक के आधार पर नाम तय होगा। पर्यवेक्षकों को जिलों के आवंटन से पहले दिल्ली में बैठक ली गई। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल, महासचिव सचिन पायलट, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत अन्य नेता मौजूद रहे। कांग्रेस में फिर लौटे पुराने चेहरे। कांग्रेस के बाड़मेर से पूर्व विधायक मेवाराम जैन, पूर्व प्रदेश सचिव बालेंदु सिंह शेखावत और तेजपाल मिर्धा सहित 6 कांग्रेस नेताओं की घर वापसी हो गई है। पार्टी ने सभी की सदस्यता बहाल कर दी है। इन नेताओं की घर वापसी के आदेश प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जारी किए हैं। मेवाराम जैन, शेखावत, मिर्धा सहित अन्य नेता अलग अलग समय पर पार्टी से निष्कासित किए गए थे। इसको लेकर प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से प्रेस नोट जारी किया गया है। इसके मुताबिक जैन, शेखावत और मिर्धा के अलावा संदीप शर्मा, बलराम यादव और अरविंद डामोर को पार्टी में पुनः लिया गया है। राजस्थान का ये जिला बनेगा भारत के बिजली उत्पादन का हब। जल्द ही 12 जिला प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में बिजली उत्पादन में अपनी पहचान बना लेगा। यहाँ पर स्थापित 7 बिजली परियोजनाओं की फिलहाल 4161.4 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। कवाई और छबड़ा में नई इकाइयों की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। जल्द ही यहाँ पर इनका निर्माण शुरू हो जाएगा। कवाई में 800 से 800 मेगावाट की 2 और छबड़ा में 660 से 660 मेगावाट की इकाइयां लगेंगी। दोनों जगह के लिए जनसुनाई की जा चुकी है। जल्द ही पर्यावरण मंजूरी के बाद यहां निर्माण शुरू हो जाएगा। इनके चालू होने के बाद जिले के बिजली घरों की कुल उत्पादन क्षमता 7000 मेगावाट से अधिक हो जाएगी। इस प्रकार से 12 जिला प्रदेश में बिजली उत्पादन का सिरमौर बन जाएगा। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। राज्य सरकार ने संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 5 नए संस्कृत विद्यालय खोलने और 8 विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। यह निर्णय बजट घोषणा वर्ष 2025 से 26 के तहत लिया गया है। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025 से 26 के अनुसार कोटा जिले की विधानसभा, रामगंज मंडी की पंचायत समिति खैराबाद की ग्राम पंचायत, सातलखेड़ी के गांव सातलखेड़ी खान सहित 5 जिलों में नए संस्कृत विद्यालय खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसी के साथ 3 प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 5 उच्च प्राथमिक विद्यालय को वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय में आगामी शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से क्रमोन्नत करने की भी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सरकार ने जारी कर दी। सभी अदालत परिसरों में समय सीमा में अधिवक्ता चेंबर बनाए प्रदेश सरकार। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की सभी अदालत परिसरों में अधिवक्ताओं के लिए पर्याप्त संख्या में चेंबर बनाए जाएं और यह काम हर हाल में 30 मई 2026 तक पूरा किया जाए। कोर्ट ने कहा कि यह केवल सुविधा का सवाल नहीं है बल्कि न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने की संवैधानिक आवश्यकता है। न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी व न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ ने बार एसोसिएशन बांसवाड़ा सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के बाद पारित आदेश में कहा कि अधिवक्ता न्याय प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है और उन्हें गरिमा के साथ काम करने के लिए पर्याप्त स्थान मिलना ही चाहिए। राजस्थान सरकार ने IAS अर्चना सिंह को किया एपीओ। राजस्थान सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव अर्चना सिंह को गुरुवार रात एपीओ पदस्थापन की प्रतीक्षा में कर दिया। कार्मिक विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। अधिकृत तौर पर तो इस कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर यह कार्रवाई होने की बात सामने आ रही है। इसे बांसवाड़ा में आयोजित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ा होना माना जा रहा है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा बने राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को विधि मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह आदेश 27 सितंबर से प्रभावी होगा। मुख्य न्यायाधीश के आर श्रीराम के सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस शर्मा यह दायित्व संभालेंगे। 27 सितंबर 1964 को जयपुर में जन्मे जस्टिस शर्मा ने 30 मई 1987 को राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत की शुरुआत की। अब वे अपने जन्मदिन के दिन ही वे पदभार संभालेंगे। उन्होंने संवैधानिक, सर्विस, वाणिज्यिक, श्रम, आपराधिक और आर्बिट्रेशन सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रैक्टिस की है।
नगर निगम ग्रेटर की सभा में सीटों पर चढ़े कांग्रेस पार्षद। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की 8वीं साधारण सभा की बैठक आज हंगामे के साथ शुरू हुई। कांग्रेस पार्षद टेबल पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। वहीं सभा में नहीं बोलने देने से नाराज होकर एक कांग्रेसी पार्षद ने प्रस्ताव की प्रति फाड़ दी। दरअसल आज बैठक का मुख्य एजेंडा जीएसटी रिफॉर्म्स और वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा करना है। नगर निगम मुख्यालय में दोपहर 12:15 पर शुरू हुई। बैठक में जीएसटी रिफॉर्म पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के पार्षदों ने हंगामा कर दिया। पार्षद टेबलों पर चढ़ गए। यह विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता राजीव चौधरी सदन में बोल रहे थे। उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म पर बोलने की बजाय शहर के विकास पर चर्चा करने की मांग रखी। उदयपुर में बदली गई वार्डों की सीमा, फाइनल लिस्ट जारी हुई। उदयपुर नगर निगम 80 वार्डों के परिसीमन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस परिसीमन में व्यापक बदलाव हुआ है। राज्य सरकार ने पूर्व में जारी किए वार्डों में जो आपत्तियां आई उसके निस्तारण के बाद फाइनल अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार ने वार्ड गठन के प्रारूप आदेश पर आपत्तियों पर विचार करने के बाद प्रस्तावित वार्ड गठन के प्रारूप आदेश जारी किया है। परिसीमन में निगम क्षेत्र का भूगोल बदलने के साथ ही राजनीतिक परिदृश्य भी बदल जाएगा। मौजूदा ज्यादातर पार्षदों को चुनाव लड़ने के लिए नए सिरे से सियासी जमीन तैयार करनी होगी। रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं बजेगा डीजे झालावाड़ में। डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्णय त्योहारों, उत्सवों और समारोहों में अत्यधिक शोरगुल से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है। उच्च अधिकारियों द्वारा नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि स्तर को नियंत्रित रखने के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों का पालन करते हुए जनता को ध्वनि प्रदूषण से होने वाली बाधा, असुविधा और क्षति से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। अब किसी भी धार्मिक या अन्य समारोह के लिए डीजे या तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। डेहरा में किसानों ने बहरोड रोड जाम किया। अलवर के डेहरा कस्बे में विजय मंदिर पावर हाउस पर शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे किसानों ने आसपास के गांवों के लोगों के साथ मिलकर बहरोड रोड पर जाम लगा दिया। किसानों का कहना था कि अलवर ग्रामीण क्षेत्र के डेहरा, धोकड़ी, ठेकड़ा, उलाहड़ी समेत आसपास के सभी गांवों में बिजली की कटौती इतनी अधिक है कि दिन भर में केवल 10 से 10 मिनट के लिए ही बिजली मिलती है। किसान लक्ष्मीकांत दाइमा ने बताया कि बार बार बिजली जाने से मोटर फूंक रही है, पाइप तक फट गए हैं और फसलें सूखने लगी हैं। प्याज की फसल तो पूरी तरह से सूख चुकी है। कई बार बिजली विभाग को शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस कारण मजबूर होकर किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। अजमेर में खुली जेल से बंदी फरार। अजमेर में खुली जेल में बंद एक बंदी फरार हो गया। वह चोरी के मामले में बंद था। 2 दिन पहले ही जोधपुर जेल से अजमेर की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। जेल प्रशासन ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। सिविल लाइन थाना पुलिस के अनुसार बाड़मेर निवासी बंदी बाबू खां पुत्र लाले का चोरी के मामले में सजा काट रहा है। वह 24 सितंबर को सुबह जेल से निकला था। शाम को हाजिरी हुई तो वह नहीं मिला। जेल प्रशासन ने आसपास क्षेत्र में भी बंदी को ढूंढा और परिजनों से भी संपर्क कर जानकारी ली, लेकिन पता नहीं चला। बंदी खुली जेल शिविर से फरार हुआ है। टोंक में 15,000 लेते दलाल पकड़ा। पटवारी भी गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी टोंक इकाई ने गुरुवार शाम को तहसील कार्यालय से पटवारी के दलाल को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की टीम ने पटवारी को भी मौके से गिरफ्तार किया है। पटवारी के इशारे पर ही दलाल ने यह राशि ली थी। दोनों पास ही बैठे हुए थे। गिरफ्तार किया गया पटवारी टोंक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी नरेंद्र कुमार बैरवा हाल पटवारी, पटवार हल्का कस्बा टोंक व दलाल मोहम्मद नसीम है। पटवारी ने यह राशि फरियादी की जमीन की रजिस्ट्री करने के बदले मांगी थी। आरोपी पटवारी ने 15,000 रुपए तो 25 सितंबर को ही देने को कहा था, बाकी रुपए बाद में देने को कहा था, लेकिन फरियादी ने उसे रंगे हाथों एसीबी में पकड़वाने का निर्णय लिया। नगर निगम ग्रेटर की सभा में सीटों पर चढ़े कांग्रेस पार्षद। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की 8वीं साधारण सभा की बैठक आज हंगामे के साथ शुरू हुई। कांग्रेस पार्षद टेबल पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। वहीं सभा में नहीं बोलने देने से नाराज होकर एक कांग्रेसी पार्षद ने प्रस्ताव की प्रति फाड़ दी। दरअसल आज बैठक का मुख्य एजेंडा जीएसटी रिफॉर्म्स और वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा करना है। सीकर में जल्द शुरू होगा नेहरू बाल भवन। सीकर के बच्चों को जल्द ही नई सौगात मिलने वाली है। सीकर में नेहरू पार्क के पास अब जल्द ही नेहरू बाल भवन की शुरुआत होगी। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है। अब यहां पर केवल इंटीरियर का काम होना बाकी है। इस भवन में बच्चों को इंडोर गेम्स, आर्ट क्राफ्ट रूम जैसी सुविधाएं मिलेंगी। आज सीकर विधायक राजेंद्र पारीक और निवर्तमान सभापति जीवन खां सहित कई स्थानीय नेताओं ने इसका निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत में विधायक राजेंद्र पारीक ने कहा कि यह मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। करीब 3 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से यह भवन पूर्ण रूप से बनकर तैयार होगा। कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है। अब इंटीरियर का काम पूरा होने के बाद इसे शुरू कर दिया जाएगा।
जयपुर के आदर्श नगर में एक 105 फीट के रावण का होगा। दहन जयपुर में विजयादशमी पर कई स्थानों पर रावण दहन का कार्यक्रम होता है। शहर के आदर्श नगर दशहरा मैदान में सबसे बड़ा आयोजन होता है। यहाँ करीब 65 साल से लगातार रावण दहन प्रोग्राम किया जा रहा है। दशहरा मैदान में होने वाले प्रोग्राम की खास बात यह है कि यहाँ मथुरा का एक मुस्लिम परिवार 5 पीढ़ियों से रावण और कुंभकर्ण के पुतले तैयार करता आ रहा है, जिससे यहाँ का आयोजन गंगा जमुना तहजीब का अनोखा उदाहरण बन गया है। आदर्श नगर दशहरा मैदान में विजयादशमी से पहले 9 से 10 दिन तक रामलीला का मंचन होता है। इस बार 2 अक्टूबर को शाम 7 बजे रावण दहन होगा। जयपुर की सेंट्रल जेल में मिले 6 मोबाइल। जयपुर सेंट्रल जेल में सर्च के दौरान एक बार फिर मोबाइल मिले हैं। जेल प्रशासन की ओर से गुरुवार दोपहर सर्च ऑपरेशन किया गया था। बंदियों ने अपनी बैरकों में 6 मोबाइल छिपा रखे थे, जिन्हें जब्त कर 4 बंदियों के खिलाफ लाल कोठी थाने में मामला दर्ज कराया गया है। जयपुर में मशाल लेकर निकला नरेश मीणा का बेटा। जयपुर की सड़कों पर नरेश मीणा के समर्थकों ने गुरुवार 25 सितंबर रात सड़कों पर मशाल जुलूस निकाला। नरेश मीणा पिछले 14 दिन से अनशन पर हैं। उनकी मांग है कि झालावाड़ के पीपलोदी स्कूल हादसे में मृतक बच्चों के परिजनों को न्याय मिले। इसी मांग को मनवाने के लिए नरेश मीणा आमरण अनशन पर है। उन्हें समर्थन देने के लिए बेटा अनिरुद्ध मीणा, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा समेत कई लोगों ने जुलूस निकाला। जयपुर के त्रिवेणी नगर चौराहा से लेकर गुर्जर की थड़ी तक सर्व समाज के लोग भारी तादाद में शामिल हुए। रेश मीणा के समर्थकों ने कहा कि पीपल लोधी हादसा सिस्टम की अनदेखी का नतीजा है। उनका कहना है बच्चों के परिवारों को उचित मुआवजा, दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रदेश के सभी स्कूलों के निर्माण और सुरक्षा मानकों की जांच की मांग पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तानी जासूस हनीफ खान 4 दिन के रिमांड पर राजस्थान का सीमावर्ती जिला जैसलमेर एक बार फिर जासूसी के मामले में चर्चा में है। गुरुवार को सीआईडी इंटेलिजेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 47 वर्षीय हनीफ खान पुत्र मीर खान निवासी बासन पीर थाना मोहनगढ़ को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोप है कि हनीफ खान पैसों के लालच में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां साझा करता था। महानिरीक्षक पुलिस सीआईडी सुरक्षा विष्णुकांत ने बताया, टीम लंबे समय से राज्य में जासूसी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। राजस्थान में कांग्रेस से निलंबित 6 नेताओं को पार्टी में एंट्री। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी से निलंबित 6 नेताओं की सदस्यता बहाल कर दी है। मेवाराम जैन बाड़मेर, बालेंदु सिंह शेखावत सीकर, संदीप शर्मा चित्तौड़गढ़, बलराम यादव सीकर, अरविंद डामोर बांसवाड़ा और तेजपाल मिर्धा नागौर की कांग्रेस में वापसी हो गई है। इन सभी नेताओं के मामलों की समीक्षा के बाद ही निलंबन समाप्त किया गया है। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि अनुशासन समिति की सिफारिश और प्रदेश प्रभारी की मंजूरी के बाद यह फैसला लिया गया है। इन नेताओं की निलंबन वापसी तत्काल प्रभाव से लागू होगी। राजस्थान के इस नेशनल हाईवे पर वाहनों की नई गति सीमा लागू। जयपुर दिल्ली, जयपुर आगरा व जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे से जुड़े मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे पर हादसों के बढ़ते ग्राफ को लेकर जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने गति सीमा में संशोधन किया है। इसको लेकर जिला कलेक्टर ने अधिसूचना भी जारी की है, जो मनोहरपुर दौसा हाईवे के 4 लेन बनने तक प्रभावी रहेगी। जिला कलेक्टर ने वाहनों की गति सीमा में संशोधन करते हुए वाहनों की गति सीमा तय की है। अब मनोहरपुर दौसा हाईवे पर तय सीमा के बावजूद तेज गति से वाहन चलाने पर पुलिस चालान कार्रवाई करेगी। चालक परिचालक को 3000 किलोमीटर बिना चलाए नहीं मिलेगा। वेतन राजस्थान रोडवेज के घाटे को कम करने के लिए निगम ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब चालक और परिचालक को हर माह न्यूनतम 3000 किलोमीटर बस चलाना अनिवार्य कर दिया है। तय रूट और निर्धारित किलोमीटर पूरे न करने पर वेतन काटा जाएगा। इस फैसले से न केवल राजस्व में सुधार की उम्मीद है, बल्कि यात्रियों को भी नियमित बस सेवा मिलने का भरोसा बढ़ा है। रोडवेज निगम के एमडी ने साफ निर्देश दिए हैं कि बसों के चालकों और परिचालकों को अब निर्धारित रूटों पर नियमित रूप से 3000 किलोमीटर चलाना होगा। इससे पहले कई चालक व परिचालक बसों को कम किलोमीटर तक चलाकर भी वेतन लेते थे या फिर कार्यालयी कार्यों में व्यस्त रहते थे। इस वजह से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था और निगम को भारी घाटा हो रहा था। कोटा में आईटी विभाग की छापेमारी जारी। कोचिंग सिटी कोटा के औद्योगिक क्षेत्र में 4 दिन से मित्तल पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड की 2 फैक्ट्रियों और आवास पर चल रही आयकर विभाग की कार्रवाई से हड़कंप का माहौल है। कार्रवाई के तहत दस्तावेज और डाटा लेकर कुछ टीम में कोटा से रवाना हो चुकी है, लेकिन मुख्य परिसर में आज भी इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी और इंस्पेक्टर लगातार दस्तावेज और डाटा खंगाल रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं। कोटा के इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र के रोड नंबर 5-6 पर स्थित मित्तल पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड की 2 फैक्ट्री पर 4 दिन से आयकर विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई चल रही है। आज कार्रवाई को चलते हुए चौथा दिन है। लगातार जारी इस छापेमारी की कार्रवाई ने पूरे औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है।
रेलवे स्टेशनों पर अब कुल्हड़ में मिलेगी चाय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजस्थान के लिए 3 नई ट्रेनों की सौगात दी। जोधपुर से दिल्ली के लिए बहुप्रतीक्षित वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर शुरू हो गया। पीएम ने जोधपुर में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने पर जोधपुर वासियों में खुशी की लहर है। इसके साथ ही बीकानेर दिल्ली वंदे भारत और उदयपुर चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन भी शुरू की गई। ये ट्रेनें यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर का अनुभव देंगी। झालावाड़ पीजी कॉलेज में बंद लाइब्रेरी जल्द खोलने की मांग। झालावाड़ में राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने शुक्रवार को झालावाड़ पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने कॉलेज परिसर में जल्द से जल्द लाइब्रेरी पुनः शुरू करने की मांग की है। एनएसयूआई का कहना है कि कॉलेज में कई महीनों से लाइब्रेरी बंद होने के कारण हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। छात्र लंबे समय से लाइब्रेरी की सुविधा से वंचित हैं। छात्र नेताओं ने बताया कि लाइब्रेरी खुलवाने के लिए पूर्व में भी कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया था, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ज्ञापन सौंपते समय छात्र नेता ध्रुव बना, मनोज प्रजापति, अल्फेज चौधरी, सूरज और शिवराज सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। छात्राओं को मिली ऑपरेशन गरिमा की जानकारी। धौलपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने बालाजी नगर में ऑपरेशन गरिमा जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान थाना कोतवाली के थाना अधिकारी हरिनारायण मीणा ने निजी स्कूलों में पहुंचकर छात्र छात्राओं को अभियान से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। थाना अधिकारी मीणा ने छात्राओं को किसी भी असुविधा की स्थिति में गरिमा हेल्पलाइन नंबर 1090 का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को मोबाइल में राजकोप सिटीजन ऐप डाउनलोड कर उसका उपयोग करने का भी सुझाव दिया। अभियान में साइबर एक्सपर्ट कांस्टेबल असलम खान ने छात्र छात्राओं को साइबर सुरक्षा संबंधी जानकारी और यातायात नियमों से अवगत कराया। उन्होंने बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में भी बताया। नागौर के जायल में अतिक्रमण हटाया। एसडीएम रहे मौजूद नागौर जिले के जायल कस्बे के मैन मार्केट में आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। जायल कस्बे में दुकानदारों के अतिक्रमण की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या आम बात हो गई थी। प्रशासन ने दुकानदारों को अपनी इच्छा से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की अपील की थी। शुक्रवार सुबह प्रशासन ने सभी को अंतिम चेतावनी जारी की। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर और जेसीबी लेकर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की। राजल देसर में जीवन रक्षा अभियान शुरू। चूरू के राजल देसर में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय ने जीवन रक्षा नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है। अभियान के तहत राजल देसर पुलिस थाने के आगे थानाधिकारी कमलेश कुमार अपनी टीम के साथ तैनात हैं। वे वाहन चालकों को रोककर उन्हें यातायात नियमों की जानकारी दे रहे हैं। थानाधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि केवल चालान काटने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि लोगों को शिक्षित करना अधिक महत्वपूर्ण है। पुलिस टीम ड्राइवरों को सीट बेल्ट, हेलमेट पहनने और गति सीमा का पालन करने के महत्व के बारे में समझा रही है। बूंदी में ट्रेन से गिरा संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक। बूंदी जिले में कोटा सवाई माधोपुर रेल लाइन पर एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा गया है। केशव रायपाटन स्टेशन के पास हस्तिनापुर के निकट ट्रेन से गिरे व्यक्ति ने अपनी पहचान इरफान के रूप में बताई है। इरफान ने बताया कि वह पाकिस्तान के पंजाब सिंध इलाके के अलामासा गांव का रहने वाला है। पुलिस को उसकी तलाशी में 1920 यूरो और 46,000 रुपए की नकदी मिली है। इसके अलावा उसके पास से कई रेल टिकट भी बरामद हुए हैं। एक टिकट सवाई माधोपुर से मुंबई का था। अन्य टिकट उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से सवाई माधोपुर तक के थे। संदिग्ध के पास से कोई वैध पहचान पत्र या पासपोर्ट नहीं मिला है। धौलपुर पुलिस में बड़ी पदोन्नति। राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर ने धौलपुर जिले में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति की घोषणा की है। यह पदोन्नति वर्ष 2021 से 42 की स्क्रीनिंग पद्धति से की गई है। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार कुल 70 रिक्त पदों में से 36 पदों पर स्क्रीनिंग पद्धति से पदोन्नति की जानी थी। इनमें एससी के 5, एसटी के 6 और सामान्य वर्ग के 25 पद शामिल थे। चयन प्रक्रिया रेंज कार्यालय भरतपुर में आयोजित की गई। बल शाखा प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज ने 1 अप्रैल 2021 की वरिष्ठता सूची के आधार पर चयन किया। इसमें 18 वर्ष या उससे अधिक सेवा अवधि वाले कांस्टेबलों के सेवा अभिलेख, वार्षिक कार्य मूल्यांकन और विभागीय जांच विवरण का अवलोकन किया गया। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।